हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बीबी जरदारी जो हैं वो तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। आपको पता ही है कि पीएमएलएन और पीपीपी के बीच में अब ठन गई है, क्योंकि अब इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो गया है, 8 फरवरी को होने वाले हैं। आपको पता ही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोयटा में पहुंचे हुए थे और वहाँ पे वो उससे पहले सिंध में थे, तो वो डिफरेंट पार्टीज़ के साथ मिल रहे हैं ताकि पोलिटिकल अलायंसेस बनाई जा सकें, जिसके के ऊपर बीबी जरदारी ने बड़ा सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को मैं कहता हूँ कि ज़रा लाहौर पर आप कॉन्सनट्रेट कर लें, बजाय इसके कि आप दूसरे प्रोविंसेस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आज उसी का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ साहब जो है वो बात कर रहे थे, एक प्रेसर से बात कर रहे थे कोयटा में। उन्होंने कहा नहीं वो मेरे भाई हैं, कोई बात नहीं, वो हमें कुछ कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। हमने इकट्ठे 16 मंथ्स जो है पीटीएम की गवर्नमेंट में काम किया है, तो हम उन्होंने जो बात की, उनसे पूछा गया था कि ये जो इन्होंने बीबी जरदारी ने जो प्रेसर किया था मिठाई के अंदर, उसके अंदर उन्होंने आपको बड़ा हिट किया था। उन्होंने कहा नहीं हम उनकी बात का माइंड नहीं करते, वो हमारे भाई हैं। जुल्फी बुखारी साहब जो कि रह रहे हैं लंदन में, आपको पता ही है, और बड़े क्लोज फ्रेंड थे इमरान खान साहब के। आज वो बात कर रहे थे SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक सेमिनार पे, जिसका के टाइटल था डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ऑर्गेनाइज्ड बाय SOAS पाकिस्तान डिस्कशन फोरम ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो उसके ऊपर उनसे पूछा गया कि उस्मान बुज़दार को क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनाना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट सूबा और उसका ऐसा चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा जी असल में अलीम खान ग्रुप और दूसरे बहुत सारे ग्रुप्स जो थे उनके अंदर बेतहाशा लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और हमको कोई भी ऐसा न्यूट्रल आदमी नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से हमने उस्मान बुज़दार को लगाया। इमरान खान समझते थे कि ये ठीक अपॉइंटमेंट नहीं है और वो इसको हटाना चाहते थे, लेकिन वो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द इन फाइटिंग। हर कोई अपना बंदा वहाँ पे चाहता था और चूंकि ये बिल्कुल ही बेजरर सा था तो इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं था। बट इमरान खान ऑफ कोर्स रियलाइजेस दैट इट वाज अ मिस्टेक। ऑन द क्वेश्चन ऑफ फराग गोगी जो कि बुशरा बीबी की फ्रेंड हैं, जो कि इमरान खान साहब की वाइफ हैं बुशरा बीबी, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि उनके ऊपर अगर कोई एलिज्ड करप्शन के केसेस हैं तो उनको बिल्कुल अंडर द लॉ ट्राई करना चाहिए, लेकिन इसका पता जो है इमरान खान साहब को नहीं था, उसको उन्होंने कभी डिफेंड नहीं किया मीडिया के अंदर। उन तक अगर ये बात पहुंचती तो वो ज़रूर एक्शन लेते, और उन्होंने कहा जी कि उनको ना तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं थे, लेकिन जो लॉ के अंडर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए वो किया जा सकता है और उनको सज़ा दी जा सकती है। अलबत्ता इमरान खान साहब को उनकी शेडी बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। आज सेनेट के अंदर जी काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने शोर मचाया, क्योंकि वो जो केस एक आया था कि जी जो सिविलियंस हैं उनको अंडर पोलिटिकल वर्कर्स हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में आफ्टर May 9 का जो वाक़या हुआ था उसमें उनको ट्राई किया जा सकता है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लोग थे आज सेनेट में, उन्होंने कहा कि ये जो कंट्रोवर्शियल रेजोल्यूशन पास की गई है हाउस में बड़े हेस्ट में, और इससे में जब लोग भी कम थे तब, तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि इसको इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए। डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी जो हैं उन्होंने प्रोसीडिंग्स फटाफट ख़त्म कर दी थी और ये एजेंडा जब सामने आया था तो इसको फ़ौरन पास किया था। सादिया बसी जो PMLN की हैं सेनेटर, उन्होंने कहा जी कि इसकी क्या जल्दी थी, इसको क्यों इतनी जल्दी पास किया गया, जबकि सिर्फ 12 के करीब सेनेटर्स थे, पूरा फुल कोरम भी नहीं था। ये 2 पेज रेजोल्यूशन जो लाई गई थी, इसको लाए थे इंडिपेंडेंट सेनेटर दिलावर खान और इसको सपोर्ट किया था बाप के सेनेटर्स ने, यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है। और इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का October 23 का जो वर्डिक्ट है उसने री-राइट लॉ को करने की कोशिश की है, और जो अथॉरिटी होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविलियंस के केसेस उसमें सिविलियन कोर्ट्स में और मिलिट्री वालों के केसेस मिलिट्री में होने चाहिए, लेकिन इन दो ने उसको इंडोर्स किया था, जबकि बाकी सेनेट ने इसको निखारा है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस वक्त ये रेजोल्यूशन सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी जब लेकर आए भी थे, उस वक्त भी सेनेटर्स जो हैं PPP के रज़ा रब्बानी और जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि इसको फ़ौरन वापस लें, लेकिन संजरानी साहब ने इसको इग्नोर किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया गया है, जिसको कि ये दी गई है जॉब के 2017 का जो सिट इन किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद में, जिसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। तो इस कमीशन के पास सारी पावर्स हैं कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर आर्मी चीफ और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी बुला सकते हैं। ये मामला जो है जिसको कि हेड कर रहे हैं जस्टिस ईसा, और इस जो बेंच है इसके अंदर हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह और अमीन
अमीनुल खान, उन्होंने कहा जी कि मैंने उस वक्त ये सारा कुछ सुनने के बाद जजमेंट दिया था कि लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी इसमें, हेट स्पीचेस और एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो है उसको बहुत हवा दी गई थी, और डिफेंस मिनिस्ट्री और ट्राई सर्विसेज चीफ और जो बाकी लोग थे उनको मैंने हुक्म दिया था कि जो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लें, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया था। और उसके बाद जो है बहुत सारी वैसे तो पिटीशंस दायर की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, IB, PTI, पेमरा, ECB, MQM, शेख रशीद, एजाजुल हक, लेकिन वो फिर सारे के सारी जो है वो वापस ले ली गई थी प्लीज़। तो चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर पूछा भी था कि भाई लोग सच बोलने से इतना डरते क्यों हैं। उस मौके पे पेमरा के जो फॉर्मर चीफ हैं अबसार आलम साहब, वो सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं सारी गवाही देने के लिए तैयार हूं कि किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इंटरफेरेंस करती थी, किस तरह जो जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो डिक्टेट टर्म्स करते थे और मीडिया जो है उसको कोर्जन के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए CJP ने कहा था कि बाकी लोग भी सामने आएँ और सच बोलें, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया था। हिंदुस्तान के अंदर जी आज एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आई है द प्रिंट की, एंड दिस इज़ रिटन बाय प्रवीण स्वामी, और ये बड़ी एक स्केदिंग रिपोर्ट है। और इन्होंने कहा है, एक इनकी जो हेडलाइन है इनकी स्टोरी की, वो कहते हैं जी रविंदर सिंह स्पाई स्कैंडल एक्सपोज रॉज अगली साइड बट इंडिया हैजंट लर्नड फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। ये बड़ी लंबी स्टोरी है और कोई 4000 वर्ड से भी ज़्यादा की, और इसके अंदर उन्होंने लिखा है जी कि ये जो अभी रिसेंटली फिल्म आई है विशाल भारद्वाज की खुफिया, जिसमें कि बताया गया है कि रॉ ने 2003 में किस तरह जो है कहाँ पे जाके वो इंटरफेयर करते थे। और ये बेस्ड है वैसे लूजली, वो कहते हैं अमर भूषण की फिक्शनल 2012 की बुक एस्केप टू नोवेयर, जिसमें कि कहा गया था कि ये जो रविंदर सिंह थे इन्होंने एक दफ़ा कहा कि हम एक दूसरे के साथ यूओज क्यों नहीं एक्सचेंज कर सकते हैं। यूओज होते हैं अनऑफिशियल नोट्स जो कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड एक दूसरे के साथ यूज़ करती है, जिसमें कि सुझाव एक दूसरे को दिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन, और कुछ लोगों को पैसे दिए जाते हैं कुछ काम करने के लिए। तो इस स्टोरी में कहा गया जी कि सिंह साहब का ये बिजनेस नहीं था, उनका जो काम था इंटेलिजेंस गैदर करके गवर्नमेंट को देने का वो करना था। और ये सारी चीजें बड़े ग्लेयरिंगली सामने आई जब निज्जर साहब के केस में ट्रूडो साहब ने एलिगेशंस लगाए कि हिंदुस्तान ने जो है वो इंटरफेयर किया है उनके इंटरनल मामलात में। इसके अलावा एक ग्रोइंग जो आवाज उठ रही है इंडिया के अंदर के बड़े ऑफेंसिव किस्म के जो सर्वेलेंस टूल्स पेगासस और प्रीडेटर जो हैं यूज किए जा रहे हैं, जितने भी डोमेस्टिक डायसेंट्स हैं और फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं और इवन टेररिस्ट जो हैं उनके खिलाफ यूज करने के लिए, तो ये लोगों की प्राइवेसी की ब्रीच है। लेकिन जो है अभी तक इंडिया का साइबर नेटवर्क जो है वीकनेसेस जो मेन होती हैं उनको तो डिटेक्ट नहीं कर सका है। इस तरह के बॉच्ड ऑपरेशंस करता रहता है, जैसे कि उसने किया था फ्यूजिटिव बिजनेसमैन मेहुल चौकसी के सिलसिले में भी एंटीगुआ में, और भी बहुत सारे उसके जो नेशनल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं डिफरेंट जगह पे। वो कहते हैं जी और भी चीज़ें खुल के सामने आई जब कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पकड़ा गया, और अब 8 फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिशियल्स जो हैं वो कतर में इंडिया के लिए स्पाइंग करते हुए एलिजिडली पकड़े गए और उनको जो है डेथ सेंटेंस अब सुनाई दी गई है। वो कहते हैं जी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है उसके एम्बिशंस तो बड़े हाई हैं, लेकिन उसको मैच करना चाहिए ट्रेड क्राफ्ट से भी, और अगर ये इंडिया जो है अपनी मिस्टेक से लर्न नहीं करेगा तो इस तरह के केसेस और आएंगे और हिंदुस्तान की बदनामी होएगी। द प्रिंट की आज एक दूसरी स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक जो मोदी जी बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं कि जी हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक रेल्म में काम किया है, और ये बड़ी बड़ी बातें जो आज कल खास तौर पे की जा रही हैं क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में। वो कहते हैं जी कि अब जैसे जैसे ये बातें कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं खुल के सामने आ रही हैं कि पिक्चर इतनी रोज़ी नहीं है, इतना भी सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं है। जो वो कहते हैं कि सब चंगा सी मोदी जी तो सब चंगा नहीं सी। वो कहते हैं जी कि वैसे तो मोदी जी ने कहा था कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस, लेकिन फिर भी जो मोदी जी के जब जो गवर्नमेंट है वो जो अभी फूड प्राइसेस जो हैं उनको उनके बिजनेस में फूड के बिजनेस में एंटर हो गई है, तो ये शो करती है कि फूड का क्राइसिस मुल्क के अंदर है और पुअर जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा जो LPG पे जो सब्सिडी दी जाती थी उसको महीने में 2 दफ़ा ऊपर कर दिया गया है। इमरजेंसी एलोकेशंस जो थे 10,000 करोड़ के फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके ऊपर भी जो है ये बजट इसको हाई किया गया है, जो कि ये शो करता है कि रूरल इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं। तो ये सब चीज़ें शो करती हैं
कि गवर्नमेंट वैसे तो जो 1% पॉपुलेशन विच इज़ डूइंग वेरी 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 वेल एंड विच इज़ एक्सट्रीमली वेल्दी, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, गरीब के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। मई के महीने में वो कहते हैं जी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो थे वी अनंथा नगेश्वरन, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी ऑटो पायलट पे हिंदुस्तान की चल रही है और गवर्नमेंट जो है उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही और उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रही है। और बिहार में अभी जो रिसेंटली कास्ट इशू जो सामने आया था, उसने तो ये बात जो है मोदी जी के भी होंठों पे लाई कि जो पुअर है वो बिगेस्ट कास्ट इन द कंट्री है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपका कंसंट्रेशन गरीब के ऊपर, पुअर के ऊपर क्यों नहीं है? अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए तो आप कहते जाएंगे कि इकोनॉमी ने अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन असल में ये बात है कि गरीब का इस मुल्क में बहुत ही बुरा हाल है। तो जनाब आज ये भी प्रिंट की, आज ये बैक टू बैक दो स्टोरीज ज़बरदस्त थी। और जनाब बाबर आजम साहब हैं बेचारे, बिल्कुल 29 ईयर्स के यंग कैप्टन थे हमारे, लेकिन आज इन्होंने पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के सामने जाके रिज़ाइन किया और इन्होंने कहा जी कि मैं दिस इज़ द राइट टाइम और मैं अब हट रहा हूँ, अपनी तीनों जो फॉर्मेट्स हैं गेम के उससे, कैप्टनशिप से हट रहा हूँ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था पहले टीम की परफॉर्मेंस जो एशिया कप में थी और अब वर्ल्ड कप में थी। और वो कहते हैं जी लेकिन आई एम देयर, आई विल प्ले इन ऑल 3 फॉर्मेट्स और मैं हर किसी को सपोर्ट करूँगा। आपको पता ही है कि बाबर आजम का बड़ा ही इलस्ट्रेशियस जो है वो करियर है और 2 साल तक तकरीबन ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में टॉप के प्लेयर रहे हैं एंड ही इज़ द ओनली बैट्समैन जो कि ऑल 3 फॉर्मेट्स जो होते हैं T20, ओडीआई, टेस्ट में टॉप बैट्समैन रहे हैं। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कैप्टनसी शायद नहीं कर सके। आज क्रिकेटर्स ने बाबर आजम को बहुत ज़्यादा जो है वो दी मुबारकबाद दी उनकी अच्छी सर्विसेज के बारे में, उनके रिजिग्नेशन के लिए नहीं, पर उन्होंने कहा कि वाओ व्हाट अ कैप्टन ही वाज। मोहम्मद रिजवान ने एक्स के ऊपर कहा कि कैप्टन यू रूल आवर हार्ट्स। अजहर अली, सोहेल, तनवीर ने कहा, उन्होंने कहा कि आपकी जो आपने एफर्ट्स की कैप्टनसी के लिए और पाकिस्तान को नंबर 1 ओडीआई टीम बनाया उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा कि थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स एज अ कैप्टन एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस इन फ्यूचर। और जो बॉलर थे सईद अजमल, उन्होंने भी कहा कि तुम्हारे जैसा हमारे पास कम कैप्टन्स आए हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान की ओडीआई टीम को नंबर 1 स्पॉट पे डाला। पीसीबी ने आज जनाब अनाउंस किए हैं कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स। शान मसूद 34 इयर्स ओल्ड यंगस्टर, इनको पाकिस्तान टेस्ट का कैप्टन बनाया है। एंड शाहिद शाह अफरीदी अगेन इवन यंगर 23 इयर्स ओल्ड, इनको T20 का कैप्टन बनाया है। शाहीन जो है कैप्टन करेंगे, शान जो है वो कैप्टन करेंगे टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 तक। उनकी फर्स्ट असाइनमेंट रहेगी 3 मैच टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया जो कि शुरू हो रही है दिसंबर 14 से। और शाहीन शाह अफरीदी की फर्स्ट असाइनमेंट रहेगी 5 मैच T20 सीरीज इन न्यूजीलैंड जो कि स्टार्ट हो रही है जनवरी 12 से 21 तक। और ये जो हैं आपको पता ही है शाहीन शाह कैप्टन करते हैं लाहौर कलंदर्स को भी PSL में और 2 दफ़ा इन्होंने जिताया अपनी टीम को 2022-23 एडिशंस में। और इसके साथ साथ जो एक और अपॉइंटमेंट आज की है पीसीबी ने वो मोहम्मद हफीज़ साहब की है, उनको बनाया है अब जी डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम, क्योंकि आपको पता ही है मिकी आर्थर ने छोड़ दिया है या उनको निकाल दिया गया है। आज जनाब इंडिया ने एक धांसू किस्म का एक और मैच खेलते हुए न्यूजीलैंड को वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मुंबई में हराया और ये इनकी 10th स्ट्रेट विक्ट्री थी इन वर्ल्ड कप। और अब ये फाइनल खेलेंगे जीतने वाली टीम के साथ नवंबर 19 को। इन्होंने 398 रन्स बनाए और कीवीज को इन्होंने बॉल आउट किया इन 327 रन्स इन 49 ओवर्स। मोहम्मद शमी जो हैं उसने 7 विकेट्स लिए और विराट कोहली ने आज 117 रन्स बनाए ऑफ 113 बॉल्स। शरियास अय्यर ने 105 रन्स बनाए। रोहित शर्मा जो कैप्टन है 47 ऑफ 49 बॉल्स। इसके अलावा जो कीवीज ने अच्छा खेला उसमें केन विलियमसन और डेरेक मिशेल ने एक फॉर्म की थी 184 की पार्टनरशिप जो कि बड़ी स्ट्रांग जा रही थी, क्योंकि इसमें डेरेल मिशेल जो थे उन्होंने 134 रन्स बनाए थे इन 119 बॉल्स। अनफॉर्चुनेटली इसको इन्होंने ब्रेक किया इंडिया ने इस पार्टनरशिप को और एज अ रिजल्ट इंडिया जो है आज फिर से जीती है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट विराट कोहली। वाओ व्हाट अ प्लेयर ही इज। इन्होंने आज अपनी 50th ओडीआई 100 स्कोर किया है और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। और
यही जो अभी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड हो रहा था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, वहीं पे। और कोहली जो थी, उन्होंने अपनी अभी थोड़े दिन पहले जो 35th बर्थडे सेलिब्रेट की थी, उसमें उन्होंने 49th 100 बनाया था और तेंदुलकर का जो था रिकॉर्ड उसको लेवल किया था। आज इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। ये जो मैच था ये इन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अर्लियर दिस मंथ। इन्होंने जो है अपने 279th मैच में अपनी 49th 100 बनाई थी, जबकि तेंदुलकर ने 452nd इनिंग्स में मैच में बनाई थी। इसके अलावा रोहित शर्मा जो है अब थर्ड है इन ODI 100 लिस्ट मेकर्स में, और इन्होंने जो है वो 31 बनाए हैं हंड्रेड्स फ्रॉम 253 इनिंग्स। तो वाओ, व्हाट अ इनिंग्स बाय कोहली अगेन टुडे, एंड क्या ज़बरदस्त प्लेयर है जी, और रिकॉर्ड के पे रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन ये भी वही हुआ है कि जब कैप्टन थे तो इतना अच्छा नहीं कर सके, कैप्टनसी से इनको हटाया गया है, तो ही इज़ रियली शाइनिंग एज अ प्लेयर। लेकिन क्या बात है जी इंडिया टीम की, जैसे वो खेले हैं और वर्ल्ड कप के अंदर 10 मैच होने और 10 के 10 जीतने, अमेजिंग फीट, अमेजिंग फीट। ऑल द जो है वो फेलिसिटेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सारी प्रेज जो है इंडिया टीम के लिए।